नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लागत के संदर्भ में परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या करेंगे, अर्थात उत्पादन लागत विश्लेषण का अध्ययन इसमें हम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अल्पकाल में कुछ परिवर्तनशील साधन होते हैं और कुछ स्थिर साधन होते हैं जिनकी सहायता से एक उत्पादक उत्पादन करता है। परिणाम स्वरूप अल्पकालीन कुल उत्पादन लागत में कुल स्थिर लागतें और कुल परिवर्तनशील लागतें शामिल रहती हैं। सूत्र रूप में कुल उत्पादन लागत बराबर होती है कुल स्थिर लागत यानी कि TFC और कुल परिवर्तनशील लागत TVC के योग के। स्थिर लागतों को पूरक लागत और परिवर्तनशील लागतों को मुख्य लागत कहा जाता है। अल्पकाल में परिवर्तनशील लागतें उत्पादन की मात्रा के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। उत्पादन की मात्रा की वृद्धि TVC अर्थात कुल परिवर्तनशील लागत को बढ़ाएगी और उत्पादन की मात्रा की कमी TVC को घटाएगी। और अगर उत्पादन बिल्कुल बंद है तो परिवर्तनशील लागतें भी शून्य होंगी। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो TVC है वो उत्पादन की मात्रा का फलन होता है, यानी कि कुल परिवर्तनशील लागत उत्पादन पर निर्भर करता है। अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतों को पूर्णतया समाप्त किया जा सकता है, जबकि स्थिर लागत उत्पादन स्तर से स्वतंत्र होती है तथा उत्पादक को स्थिर लागत उत्पादन बंद होने पर भी वहन करनी पड़ती है। दरअसल स्थिर लागतें जो होती हैं वो उत्पादन की पूर्व व्यवस्था पर होने वाला खर्च होता है, जैसे कि बिल्डिंग का खर्च, बिल्डिंग बनाने का, भूमि अधिग्रहण का, और इसी प्रकार से मशीनों का खर्च और बीमे का खर्च और कुछ नियमित कर्मचारियों का वेतन का खर्च, जो कि उत्पादक को वहन करना ही पड़ता है, चाहे उत्पादन हो रहा हो या न हो रहा हो। तो इसलिए स्थिर लागत जो है उत्पादन बंद होने पर भी उत्पादक द्वारा वहन की जाती है, उसके द्वारा उठाई जाती है। उत्पादन की मात्रा की वृद्धि या कमी TFC को प्रभावित नहीं करती तथा उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर TFC समान बनी रहती है, यानी कि उत्पादन की मात्रा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो TFC है, जो कुल स्थिर लागत है, वो उत्पादन का फलन नहीं है। इसलिए जो कुल लागत है हमारी, वो पूरी तरह से TVC में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलती है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो कुल उत्पादन लागत है वो भी क्या है, उत्पादन मात्रा का फलन है, अर्थात उत्पादन मात्रा से प्रभावित होती है, यानी कि TC जो है वो उत्पादन का फलन है। दोनों प्रकार की लागतों का जो अंतर होता है वो अल्पकाल में ही होता है, दीर्घकाल में नहीं, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, जिस कारण उत्पादन की सभी लागतें परिवर्तनशील हो जाती हैं। यानी कि दीर्घकाल में किसी भी प्रकार की कोई स्थिर लागत नहीं होती, क्योंकि स्थिर साधन भी नहीं होता है। दीर्घकाल में सभी साधनों की मात्राओं में परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप TFC। तो TFC जो है वो क्या है, एक सीधी रेखा के रूप में है। यहाँ पर X अक्ष पर उत्पादन की मात्रा और Y अक्ष पर स्थिर लागत को दिखाया गया है। यहाँ पर नहीं लिखा है, यानी कि आपको लेना है ऐसा, इधर Y अक्ष पर लागत दिखाते हैं, इधर उत्पादन दिखाते हैं। लिखना चाहिए था पर गलती से छूट गया है। तो ये TFC क्या है, स्थिर है। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि X अक्ष पर जैसे जैसे आप दाईं ओर जा रहे हैं, तो इसकी दर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि स्थिर है। ये ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, क्योंकि ये उत्पादन मात्रा से स्वतंत्र होती है। उत्पादन 0 होगा तब भी ये इतनी होगी, और उत्पादन बढ़ जाए जितना भी, तब भी कुल स्थिर लागत जो है वो स्थिर ही रहेगी। और TVC जो है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है
ये ऊपर की ओर उठती हुई जाती है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे, इस वक्र को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो बढ़ने की दर है वो समान नहीं है। पहले यह धीमे गति से बढ़ती है, उसके बाद ये तेजी से बढ़ने लगती है। तो कुल परिवर्तनशील लागत जो है वो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से प्रभावित है। इसलिए ये क्या है, पहले ये धीमी गति से बढ़ती है, फिर तीव्र गति से बढ़ती है। और जो हमारी टीसी है वो ठीक टीवीसी के अनुसार, या ये कह लीजिए कि टीवीसी के अनुरूप बढ़ती है। बस इसमें क्या होता है कि टीएफसी जुड़ जाती है टीवीसी में, क्योंकि जो टीसी है यानी जो कुल लागत है वो कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत का योग है। तो ये जो टीसी और टीवीसी के बीच का जो अंतर होगा वो टीएफसी के बराबर होगा। यानी कि जो लाल रेखा आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑरेंज कलर की, ठीक है, नारंगी रंग की, तो ये क्या दिखाती है, इनके बीच के अंतर को दिखाती है, जो कि टीएफसी के बराबर है। और ये जैसे जैसे आप दाईं ओर जाएंगे तो ये हर बार क्या है, समान है, ठीक है। यानी कि इस लाइन के बराबर ही इनके बीच में दूरी है, खड़ी दूरी है। यानी कि जो टीसी होती है वो टीवीसी प्लस टीएफसी होती है। भले ही आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि ये दाईं ओर जो है टीसी और टीवीसी के बीच का जो अंतर है वो कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर जगह पर ये समान है। अब हम औसत परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत और सीमांत लागत के विषय में पढ़ेंगे और इनके संबंध के विषय में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ वक्र और तालिका की सहायता से भी इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। इन सभी लागतों के वक्रों की आकृति और इनके संबंध को हम समझेंगे। औसत परिवर्तनशील लागत, कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन इकाइयों से भाग देने पर औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से स्थिर लागत को यदि उत्पादन इकाइयों से भाग दे दें तो औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाती है। और जो सीमांत लागत होती है वो अतिरिक्त इकाई की उत्पादन लागत होती है। यानी कि मान लीजिए अगर उत्पादन 100 इकाइयों का हुआ है और उनकी लागत 1000 है, 100 इकाइयों की लागत 1000 है, और अगर हमने 101वीं इकाई उत्पादित की और लागत बढ़कर के 1008 रुपये हो गई, तो यानी कि इस एक अतिरिक्त इकाई की जो लागत होगी वो कितनी होगी, 8 रुपये होगी, ठीक है। तो एक अतिरिक्त इकाई की उत्पादन लागत सीमांत लागत कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पिछली वीडियो में यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट में हमने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की ही व्याख्या पढ़ी थी, इसका ही अध्ययन किया था, लेकिन उत्पाद के संदर्भ में परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या वहाँ पर की गई थी। और उस हिसाब से जो कुल उत्पाद है यानी कि टीपी है, जो औसत उत्पाद है एपी है, और जो सीमांत उत्पाद वक्र है यानी कि एमपी वक्र है, वो कुछ इस तरह से होते हैं। और ये 3 उत्पादन की अवस्थाएं होती हैं। उत्पादन की प्रथम अवस्था है बढ़ते औसत उत्पाद की अवस्था, जिसमें टीपी जो है वो तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है मोड़ के बिंदु तक, और फिर इसके गिरने की बढ़ने की जो दर है वो थोड़ी घटती जाती है। और पहली अवस्था जो होती है वो एपी और एमपी, जहाँ पर परस्पर एक दूसरे को काटते हैं ई बिंदु पर, वहाँ तक होती है। दूसरी अवस्था जहाँ पर एमपी जो है शून्य हो जाती है सी बिंदु पर, एक्स अक्ष के सी बिंदु पर आप देख सकते हैं, यहाँ तक होती है दूसरी अवस्था, जिसे घटते औसत उत्पाद की अवस्था कहते हैं। और तीसरी अवस्था है जिसमें कुल उत्पाद घटता है, इसको हम तालिका में भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एमपी जो है वो पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 10 है, फिर 12, फिर 14, यहाँ तक बढ़ा है तीसरी इकाई तक परिवर्तनशील साधन की, और फिर चौथी इकाई से समान यानी कि स्थिर सीमांत उत्पाद प्राप्त हुआ है 14, और फिर उसके बाद ये घटना शुरू हुआ है 11, 8, 3, 0, -3 और -5।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्पादन की 3 अवस्थाएं दिखाई गई हैं। और इसी प्रकार से एपी को भी आप देखेंगे तो ये भी क्या है, पहले ये बढ़ रहा है 10, 11, 12.5 और फिर इसके बाद ये घटना शुरू हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि ये धनात्मक बना हुआ है, भले ही सीमांत उत्पाद जो है वो ऋणात्मक हो गया है। तो यहाँ पर हम लागत के संदर्भ में अब इनको यानी कि लागत के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, परिवर्तित करेंगे लागतों में इनको। इसके लिए हमें परिवर्तनशील साधन की कीमत लेनी पड़ेगी, जिसको हमने W से दिखाया है। वस्तु की कीमत लेनी पड़ेगी, जिसको हमने P से दर्शाया है। और कुल परिवर्तनशील लागत तब क्या आएगी, इसको देखेंगे। तो मान लेते हैं कि परिवर्तनशील साधन की जो कीमत है यानी कि जो मजदूरी उसको दी जाती है वो 100 रुपये प्रति इकाई दी जाती है, और जो कीमत है वो 10 रुपये प्रति इकाई है। अब इस प्रकार से कुल परिवर्तनशील लागत जो होगी वो क्या होगी, जो कुल परिवर्तनशील लागत होगी वो W का योग होगी, यानी कि 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000, यानी कि 10 साधन इकाइयों की जो कुल लागत होगी वो 1000 रुपये के बराबर होगी। यानी कि लागत जो है वो समान दर से बढ़ रही है। इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं। हमने ये MP, AP और वस्तु की कीमत हटा दिए हैं। अब थोड़ा स्पष्ट रूप से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल परिवर्तनशील लागत जो है वो समान दर से बढ़ रही है, 100, फिर 100 और बढ़े, फिर 100 और बढ़े, यानी कि ऐसे। लेकिन कुल उत्पाद जो है वो अलग दर से बढ़ रहा है। पहले वो तेज गति से बढ़ा है, फिर उसके बढ़ने की जो दर है वो लगातार घटी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं MP की, जैसे ये जो MP है यानी ये जो सीमांत उत्पाद है ये कुल उत्पाद के परिवर्तन की दर को बताता है। तो पहले 10 है, फिर 12, फिर 14, फिर 14, फिर 11, यानी कि पहले ये दर बढ़ रही है, फिर उसके बाद ये घट रही है, क्योंकि जो कुल उत्पाद होता है वो सीमांत उत्पाद का ही योग होता है। यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि पहले 10 है, फिर 12 जोड़ के 22, फिर 14 जोड़ के 36, फिर 14 जोड़ के 50, इसी तरह से ये सीमांत उत्पाद का योग होता है कुल उत्पाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल परिवर्तनशील लागत जो है समान दर से बढ़ रही है, जबकि TP जो है वो पहले तेजी से बढ़ी है, फिर धीमे धीमे घटी है, और 8वीं इकाई पर आने पर ये नहीं बढ़ी, यानी कि 72 की 72 ही रही, और उसके बाद ये माइनस में चली गई। तो इसको हम रेखा चित्र में देखेंगे, एक वक्र खींचते हैं कुल परिवर्तनशील लागत का, और तब इसके कुल परिवर्तनशील लागत वक्र के आकार को हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये समान दर से क्यों नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6ठी इकाई तक ये वक्र खींचा गया है। समान दर से 100, 200, 300, 400, 500, 600, यानी कि समान दर से जो है कुल उत्पादन लागत बढ़ी है, कुल परिवर्तनशील लागत, लेकिन जो उत्पादन की इकाइयां हैं वो असमान रूप से बढ़ी हैं। अर्थात ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शुरू में इसके बढ़ने की जो दर है वो थोड़ी क्या है, धीमी है। वक्र के ऊपर जाने की जो दर है वो धीमी है, और 5वीं के बाद से थोड़ा ये बढ़नी शुरू हुई है। फिर जब 7वीं इकाई का इस्तेमाल होता है तो उत्पादन केवल 3 इकाई बढ़ता है, जबकि लागत जो है वो 100 इकाइयाँ बढ़ती है, यानी कि 100 रुपये बढ़ती है, जो कि 600 से बढ़ कर के 700 हो जाती है। और फिर अगर और बढ़ाएं हम तो इस बार क्या होता है कि 8वीं इकाई से उत्पादन नहीं बढ़ता, बल्कि केवल कीमत बढ़ती है, ये सीधी ऊपर हो जाती है। यानी कि यहाँ पर क्या है, MP जो है आपका 0 है, यानी कि यहाँ पर दूसरी अवस्था समाप्त हो जाती है। ठीक है, इससे आगे अगर हम बढ़ाते हैं श्रमिकों को तो क्या होगा कि तीसरी अवस्था लागू होगी, अर्थात घटते उत्पाद की अवस्था लागू होगी। क्या होगा कि इधर हमने श्रमिक बढ़ाया, उधर उत्पादन घट करके 69 हो गया। तो श्रमिक के बढ़ने से
जो लागत है वो 900 हो गई, कुल परिवर्तनशील लागत 900, जबकि उत्पादन घट करके हो गया 69। और अगर इसके बाद भी हम और बढ़ाते हैं तो जो हमारे जो कुल उत्पादन है वो 64 हो जाता है घट करके, और लागत बढ़ करके हो जाती है 1000 रुपये। तो यानी कि तीसरी अवस्था में क्या होता है कि जो हमारा टीवीसी है वो पीछे की ओर हटने लगता है। तो टीवीसी तो जो है पीछे की ओर जब घटने लगता है तो इस अवस्था में तो वो बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेगा उत्पादक, यानी कि वो दूसरी अवस्था में रहेगा। दूसरी अवस्था में वो क्यों रहेगा इसका भी हम आपको कारण बताएंगे, वीडियो पर बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। कुल परिवर्तनशील लागत, यहाँ तक हम देख चुके हैं हमारा जो कुल परिवर्तनशील लागत वक्र है वो किस प्रकार का होता है। पहले वो धीमी गति से बढ़ता है, फिर तेज गति से ऊपर की ओर बढ़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुल स्थिर लागत स्थिर रहती है, यानी कि उत्पादन बढ़ने पर इस पर कोई असर नहीं होता, और ये 1000 हम मान लेते हैं कि 1000 रुपये ये होती है। हर उसमें क्या है, उत्पादन बढ़ रहा है, यानी कि परिवर्तन साधन की इकाइयाँ बढ़ रही हैं, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन कुल स्थिर लागत जो है वो ज्यों की त्यों है। इसलिए औसत स्थिर लागत जो होगी वो क्या होगी, इस प्रकार से होगी कि पहले एक इकाई की औसत स्थिर लागत जो होगी इकाई उत्पादन पर वो होगी 100, क्योंकि 1000 को हम क्या करेंगे, यानी कि कुल स्थिर लागत को हम क्या करेंगे, इसकी कुल उत्पाद की उससे भाग देंगे, कुल उत्पाद से, उत्पादन की कुल इकाइयों से, यानी कि टीपे से भाग देंगे। ठीक है, तो 10 से हमने जब 1000 को भाग दिया तो 100 आया। फिर हम अगले में क्या होगा, 22 से भाग देंगे 1000 को, 45.45। फिर 36 से भाग देंगे 27.78। तो आप देखेंगे कि औसत स्थिर लागत क्या हो रही है, पहले तेजी से घटी, ठीक है, और फिर इसके घटने की दर लगातार क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो इसका जो आकार होगा वक्र का वो कुछ इस तरह से होगा कि ये पहले तेजी से नीचे की ओर गिरेगा, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा इसके नीचे गिरने की जो दर है वो बहुत ही कम हो जाएगी, यानी कि ये आयताकार अति प्रबलय वक्र के रूप में होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सीमांत लागत और औसत लागत की संरचना को देखेंगे और फिर उनके वक्रों के आकार को समझेंगे कि ये कैसे होते हैं। सीमांत लागत, सीमांत लागत को हम कैसे निकाल सकते हैं, जो परिवर्तनशील लागत है हमारी उसको हम भाग दे सकते हैं MP से, तो हमारी सीमांत लागत प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 है शुरू में, यानी कि 100 को हमने 10 से भाग दिया, MP हमारा 10 है, और जो परिवर्तनशील लागत है वो 100 है, यानी कि W जो है यानी कीमत, परिवर्तनशील साधन की कीमत को हम इसमें भाग देंगे MP से, तो हमें सीमांत लागत प्राप्त हो जाएगी। तो 100 को हर बार 100 ही है तो हर बार 100 को भाग देंगे MP से। 10 से 100 को भाग दिया 10, फिर 12 से 100 को भाग दिया 8.5, फिर 14 से भाग दिया 100 को तो 7.14, फिर 14 से भाग देंगे 7.14, फिर इसी तरह से, यानी कि ये आप भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पहले क्या है, पहले ये घट रहा है 7.14 तक, उसके बाद ये फिर बढ़ना शुरू हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप लास्ट की 3 इकाइयों में आप देखेंगे कि ये अनिश्चित है, जबकि भाग देने के लिए हमारे पास -3 है, 0 है और -5 है। हम भाग दे सकते हैं गणित के रूप से, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि लागत तो बढ़ रही है लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, जबकि सीमांत लागत जो होती है अतिरिक्त इकाई की, जो हमें अतिरिक्त इकाई प्राप्त हुई है उसकी लागत होती है। तो यहाँ पर तो अतिरिक्त इकाई हो ही नहीं रही है, यहाँ तो कुल उत्पादन में गिरावट आ रही है, तो ये इसलिए अनिश्चित है, यानी कि अनंत कह सकते हैं कि लागत अनंत है। ठीक है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, हम 33.3 तक, यानी कि 7वें तक हम जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि 8वें
जो 8वीं साधन इकाई है वहाँ तक, यानी कि द्वितीय अवस्था के अंत तक ही इसको हम दिखा पाएंगे, आगे ये अनिश्चित हो जाती है। तो यहाँ पर इसका जो यानी कि संरचना है इस सीमांत लागत की, वो क्या है, पहले ये घटती है, फिर एक बिंदु के बाद ये बढ़ने लगती है। औसत लागत को आप देखें तो औसत लागत का भी ऐसा ही है कि ये पहले क्या है, घट रही है और फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि जब ये घट रही है तो ये MC से ज़्यादा बनी हुई है, और जब ये बढ़ना शुरू होती है तो उससे कम बनी हुई है, यानी कि बढ़ने की दर MC की ज़्यादा है और घटने की दर भी MC की ही ज़्यादा है AC की तुलना में। तो इनको जब हम एक चित्र में दिखाएंगे TVC, MC, ABC को, तो ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, जो औसत लागत है यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत है, यहाँ पर ये जो औसत लागत दिखाई गई है ये ABC है, तो ये क्या है, इस प्रकार की है, यानी कि U आकार की है दोनों ही। और MC जो है वो ABC को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। तालिका में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम बिंदु है इसका औसत लागत का, वो है आपका 8। ठीक है, और फिर 8 के बाद हो जाता है आपका बढ़ करके इतना 9.197। और यहाँ पर MC को अगर आप देखें तो जब औसत लागत 8 है तो ये है 7.14, और जब ये औसत लागत बढ़ करके 8.197 होती है तो सीमांत लागत बढ़ करके यानी कि ज़्यादा बढ़ती है सीमांत लागत। तो सीधी सी बात है कि ये इसके बीच में कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा, इसको 4 से 5 इकाइयों के बीच में इसको कहीं ना कहीं ये वक्र जो है क्रॉस करेगा, यानी कि जहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये MC जो है ABC को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, यानी कि यहाँ पर, और यहाँ तक उत्पादन की प्रथम अवस्था होती है, यानी कि बढ़ते औसत उत्पाद की अवस्था होती है, यानी कि घटते औसत लागत की अवस्था ये यहाँ पर होती है। तो ये प्रथम अवस्था है। दूसरी अवस्था कहाँ पर होती है, जहाँ पर आपका TVC जो है ठीक Y अक्ष के समानांतर हो जाता है, तो वहाँ पर दूसरी अवस्था समाप्त हो जाती है। दूसरी अवस्था है आपकी घटते औसत उत्पाद की अवस्था, और इसके बाद उत्पादन की तीसरी अवस्था आती है घटते कुल उत्पाद की अवस्था, जिसमें जो हमारा TVC है वो पीछे की ओर जाने लगेगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि एक उत्पादक दूसरी अवस्था में ही क्यों उत्पादन करना चाहता है। इसका कारण ये है कि जो MC होता है, ये जो MC है, MC का ABC के ऊपर वाला भाग पूर्ति वक्र होता है किसी भी उत्पादक का। तो पूर्ति वक्र ही हमारा कहाँ से शुरू होता है, यानी कि एक उत्पादक का जो पूर्ति वक्र है वो कहाँ से शुरू होता है, जहाँ से दूसरी अवस्था शुरू होती है, यानी कि इससे पहले वो पूर्ति करेगा ही नहीं कुछ भी। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अल्पकाल की बात चल रही है, और अल्पकाल में उत्पादक को कम से कम औसत परिवर्तनशील लागतें निकलनी चाहिए, यानी कि उसको उतनी कीमत मिलनी चाहिए जितनी उसकी परिवर्तनशील लागतें हैं। ठीक है, तो MC जो होगा वो हमारा दूसरी अवस्था से शुरू होता है, और इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ABC है और जो हमारा AFC है उसका दोनों का योग AC होता है, यानी कि औसत कुल लागत या कुल औसत लागत बोल सकते हैं। तो ये होता है, यानी कि उत्पादक जो होगा वो दूसरी अवस्था में संतुलन में होता है, क्योंकि उसका पूर्ति वक्र ही क्या होता है, दूसरी अवस्था के प्रारंभिक बिंदु से शुरू होता है। MC का जो भाग ABC के ऊपर होता है वो उत्पादक का पूर्ति वक्र होता है। और आप यहाँ पर इस रेखा चित्र में साफ साफ देख सकते हैं कि MC जो है वो ABC से ऊपर कहाँ से आना शुरू है, जब से वो यानी कि सेकंड अवस्था चली है।
तो इसलिए उत्पादक जो है दूसरी अवस्था में उत्पादन करना यानी कि करने को प्राथमिकता देगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।